बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो वी आर चैप्टर 2। पता है जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा, देयर आर लॉट ऑफ किंगडम्स, देयर आर लॉट ऑफ फाइलम्स। अब इनको डिवाइड भी तो करना है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एक साथ सबको पढ़ लेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक ही ग्रुप बना लेंगे सबका तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो वी नीड टू क्लासीफाई, वी नीड टू डिवाइड द एटम्स। तो जब हम लोगों ने डिवाइड करना शुरू किया तो सबसे पहले हमारे पास आया कि कितने पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करें। पहले 2 ग्रुप्स बनाए गए, एनिमेलिया और प्लांटे। फिर बार बार स्टडी की गई, देखा गया भैया फंजाई को प्लांटे में क्यों रखा गया, फंजाई तो अपना खाना खुद नहीं बनाती है, हेट्रोट्रॉपिक है। तो इसी वजह से उनको मॉडिफाई करके फंजाई को अलग करना पड़ा। फिर बोला भाई बैक्टीरिया को एनिमल्स में क्यों डाल रहे हो, उसकी तो सेल वॉल ही अलग है, बिहेवियर अलग कर रहा है, उसके लिए अलग ग्रुप बनाया। फिर प्रोटोजोअन्स के लिए अलग बनाया, क्यों, उनके अंदर कैसा क्या था, क्योंकि वो जो थे उनका डिवीजन लेवल, अपने आप को रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोड्यूस करना और फूड न्यूट्रिशन लेना, वो सारी हैबिट बाकी सभी से अलग थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सिंस द dawn of civilization there have been many attempts to the class living organism. It was done indistinctly, not using the criteria that were scientifically but born out to meet the use of organism. तो मतलब बोला गया पहले हम खाली फूड शेल्टर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को अलग कर देते कि भैया पानी में रहता है अलग कर दो उसको, प्लांट पर रहता है अलग कर दो, ऊपर उड़ता है अलग कर दो। तो अब हम लोगों ने डिटेल में जानना बाद में शुरू किया। समझ आ रहा है? एरिस्टोल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद भी रखना है, तुमने तो फॉर्चुनेटली इसको अंडरलाइन करा ही हुआ है। एरिस्टोल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसने सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किया था और एरिस्टोल ने ना प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। उसने बोला ट्रीज अलग करो, श्रब्स अलग करो और छोटे प्लांट्स अलग करो, बड़े प्लांट्स अलग करो। तो एरिस्टोल का ये क्लासिफिकेशन बहुत पॉपुलर हुआ और एरिस्टोल की वजह से प्लांट किंगडम के बहुत सारे आगे जाके हम पार्ट्स पढ़ेंगे। इन लिनेयस टाइम, लिनेयस के टाइम पे क्या था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, वही प्लांट्स और एनिमल। एंड द सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिहेव द यूकैरियोट। इन्होंने यूकैरियोट्स नहीं अलग किए भाई, प्रोकैरियोट अलग नहीं किए, मल्टीसेल्युलर अलग नहीं किया, यूनिसेल्युलर को मल्टी में ही डाल दिया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई। ग्रीन एल्गे, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, सबको एक में डाल दिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म द प्लांट एंड एनिमल वाज डन एंड वाज सो इजी टू अंडरस्टैंड, बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉलो इन द कैटेगरी। प्लांट और एनिमल की बातें बहुत अच्छी थी, बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन बन गया। नाउ कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई लिनेयस डिड रॉन्ग classification, what was the drawback of the Linnaeus classification? And you have to mention that there are so many organisms which are not exactly fit into the animal and the plant category, so he used to switch into the more classification category. Now हमने क्या क्या देखना है, मॉर्फोलॉजी देखनी है, बाहर से कैसा ऑर्गेनिज्म दिखता है, कैरेक्टर्स क्या क्या देखने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप भी अंडरलाइन कर लेना बेटा इसको। Besides the gross morphology, a need was also felt including the characteristics. Last से 5th line है, cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. ये देखकर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को और बढ़ाया and classification system for the living organism have hence undergone the several changes over the time through the plant and animal kingdom have been consistent under the different system. अब प्लांट और एनिमल के डिफरेंट सिस्टम के साथ साथ हमने और किंगडम्स भी इन्वॉल्व किए, लिखा है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स एंड ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग, द नंबर ऑफ नेचर ऑफ अदर किंगडम्स, दूसरे किंगडम्स भी इंट्रोड्यूस हुए और डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 11। R.H. विटाकर, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। R.H. विटाकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इस चैप्टर में हमें इन 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे 5 किंगडम्स के बारे में, उनका हैबिटेट पढ़ेंगे, उनका न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, उनका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और उनकी फूड हैबिट्स पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे इनकी बॉडी के अंदर इनका मतलब अगर हम बात करेंगे लेट्स सपोज एनिमल्स किंगडम की, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम इसमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फंजाई डिटेल में, हम फंजाई के अलग अलग क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, तो दिस ऑल वी विल
द मेन क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन यूज्ड इन इंक्लूडिंग द सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि RH विटाकर ने कौन कौन से क्राइटेरियाज लिए थे। तो उसने सेल स्ट्रक्चर लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया था, रिप्रोडक्शन लिया था, phylogenetic relationship. Do you know what is phylogenetic relationship? The relationship with our family and through our ancestors. If I'm going to study about your family and I'm going to study your great 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 grandfather, then about the great great grandfather, then great grandfather, then grandfather. So if I am going to study about your whole family tree, इसको बोलते हैं phylogeny या phylogenetic relationships. या जेनेरिक रिलेशनशिप्स, बट उसको हम लोग साइंस में फाइलोजेनिक रिलेशनशिप से डिनोट करते हैं। नाउ द 3 domain system has also been proposed that give the kingdom Monera and into 2 domains, living remain eukaryotic kingdom, and the 3rd domain thereby a 6 kingdom classification, and you will learn about this in higher classes. अभी नहीं, हायर क्लासेस में आप 3 domain 2 domains वगैरह में पढ़ेंगे। मोनेरा को आगे 2 में और बांट दिया गया और उसके बाद हमारे 6 किंगडम क्लासिफिकेशंस बने, बट अभी फिलहाल की अप्रोच आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। लेट अस टुक द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज, हो रही है ना रिकॉर्ड, इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट पैराग्राफ ऊपर से 3rd लाइन, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो बैक्टीरिया, एक सेकेंड नाउ आपके पास मैंने बोला था, हाँ देखो पहले ना फंजाई को, ब्लू ग्रीन algae, मॉसेस, इस सबको प्लांट किंगडम में डाल दिया। अब भाई ब्लू ग्रीन algae कह रहा है मेरा कुछ काम ही नहीं है इसके अंदर, फंजाई कह रहा है मैं तो अपना खाना ही खुद नहीं बना रही, मुझे क्यों डालूँ, मैं तो फोटोसिंथेटिक हुई नहीं। नाउ द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। सभी में सेल्स हैं। This placed together group and widely differed in the other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with the other groups were eukaryotes, and it also grouped together in the unicellular organism and the multicellular organism. One say for example, बेटा ये ध्यान से सुनना, इससे ऊपर वाली चीज समझ में आ जाएगी। Chlamydomonas and Spirogyra were placed in the same group under the algae. This classification did not differentiate between the heterotrophic group of fungi and the autotrophic green plant, though they are showed the characteristics between the different their wall composition. Very very important. देखो भैया Chlamydomonas और Spirogyra. Spirogyra is a fungi. Chlamydomonas is an alga. अब आई alga को fungi में कैसे डाल सकते हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि alga क्या है? alga के पास सेल्यूलोज की सेल वॉल है, फंजाई के पास काइटिन की सेल वॉल है। पहली बात तो सेल वॉल अलग है, ऊपर से भाई alga अपना खाना खुद बना रही है और फंजाई तो alga पे डिपेंडेंट है, तो आप इसको ग्रुप में कैसे डाल सकते हो? तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन दो को एक ही ग्रुप में डाल दिया था तो मिक्स कंफ्यूजन हो रहा था। आप समझ में आ गया? ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ है ना 11 पेज नंबर पे, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप शॉर्ट नोट में सारे किंगडम्स के बारे में पढ़ना चाहते हो। जैसे मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, उसके बाद के सारे किंगडम हमारे यूकैरियोट्स हो जाएंगे, मतलब थोड़ा एडवांस आ जाएगा सब। सेल वॉल देखो, मोनेरा यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की नॉन सेल्यूलोसिक, मतलब भाई सेल वॉल सेल्यूलोज वाली नहीं है, बल्कि पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड, इसका नाम पढ़ेंगे आगे जाके हम, अलग से एक सेल वॉल है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, कुछ में होती है भैया कुछ में नहीं होती। फंजाई की अपनी अलग सेल वॉल, इसकी जिंदगी मस्ट चली काइटिन। प्लांटे में अपनी सेलुलोज होती है, हम सबको पता है, और एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट पूरी तरीके से होती है। न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस की बात हो रही है, जो कि मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, उनके अंदर तो न्यूक्लियस रीजन पूरा डिफाइन ही नहीं है, बाकी सब हायर एडवांस है, सब यूकैरियोट्स है, सब प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बैक्टीरिया का सेलुलर ही होता है, उससे आगे बढ़े नहीं, टिश्यू विश्यू इनमें आया नहीं। प्रोटिस्टा भी सेलुलर रहते हैं। फंजाई मल्टी सेलुलर कैटेगरी में आती हैं, यूनिसेलुलर भी होती है कुछ, एंड प्लांटे तो टिश्यू ऑर्गन सब, और हमारा भी टिश्यू ऑर्गन सिस्टम सब होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सबको पता है बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया अपने आप खाना बनाते हैं, कुछ दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो देखो लिखा है ना, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक केमिकल की हेल्प से बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक यानी कि सनलाइट की हेल्प से बना रहे हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं और या फोटोसिंथेटिक होते हैं और अपना खाना खुद ही बनाने पर डिपेंड रहते हैं, पर इनमें भी कुछ हेटेरोट्रॉफिक है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, वो पैरासाइट्स बन जाते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे।
फंजाई तो पूरी तरीके से हेटरोट्रॉफिक है, सैप्रोफिटिक होती है, डेड डिगिंग चीज़ों को खाती है, पैरासिटिक होती है, दूसरों की बॉडी पर अफेक्ट करती है। प्लांट कुछ कह ही नहीं सकते, सब फोटोसिंथेटिक है, और एनिमल में भी कुछ भी नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, in their walls, while green plants had a cellulosic cell wall, when the characteristics were considered, the fungi were placed in the kingdom. तो फंजाई को एक अलग किंगडम बना दिया गया जिसका नाम दिया गया किंगडम फंजाई। ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी टेबल से हमने पढ़ लिया, सारे के सारे दुनिया के प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में डालेंगे। किसी भी प्रोकैरियोट को ना प्रोटिस्टा में डालेंगे, ना प्लांटे में डालेंगे, ना एनिमल में डालेंगे। आगे एंड द यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे प्रोकैरियोट्स और यूनिसेल्युलर हमने, चाहे मल्टी हो, हमने डाल दिया मोनेरा। पर अगर यूकैरियोट्स हैं और वो यूनिसेल्युलर है तो उनको डाल दो प्रोटिस्टा में। ठीक है, प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टेशियन ही बोलते हैं उनको, प्रोटोजोआन्स भी बोलते हैं उनको। तो प्रोटिस्टान्स देखो, जैसे मोनेरा का एक और नाम दे देना चाहिए था इन्हें, बैक्टीरिया अलग से स्पेसिफिकली नाम दे दिया। ऐसे प्रोटिस्ट का एक अलग नाम नहीं है, पर प्रोटिस्ट में हमारे कॉमन ऑर्गेनिज्म ही है, जैसे बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं। पर बैक्टीरिया से अलग क्यों है भाई? क्योंकि वो यूकैरियोटिक है। तो सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक तो बैक्टीरिया होता है, बट सिंगल सेल यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट में है। एंड ब्रॉट वर kingdom protist has brought together Chlamydomonas, Chlorella, earlier placed in the algae within the plant cell wall with Paramecium and Amoeba, which were earlier in the plant. तो ये सब ना Chlorella, Chlamydomonas ये सब प्लांट में थे, पर ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट्स है, तो इनको उठा के प्रोटिस्टा में डालो। ठीक है, समझ आया? Amoeba को it has put together which in earlier classification were placed in different kingdoms happened because of the criteria classification change. तो अब चेंज हो गया तो हमने इनको चेंज कर दिया। दिस चेंज विल टेक द फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये तो सही बात है ना, फ्यूचर के लिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हुए जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो इतने सारे नए ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चल रहा है, तो उनका ग्रुप बनाना भी ज़रूरी है। इन दिस चैप्टर विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो सिंपल सी बात है कि हमको क्या क्या पढ़ना है वो बता रखा है। अब हम आते हैं हमारे मेन किंगडम को, जिसको हम स्टार्ट करेंगे, जिस किंगडम मोनो। हर किंगडम के अपने अपने डिफरेंट पार्ट्स भी हैं, जैसे कि हमें इसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड वी हैव अ साइनो बैक्टीरिया ऑल्सो। साइनो बैक्टीरिया इसी के अंदर ही आ जाएगी, तो इन्होंने माइकोप्लाज्मा एक अलग से दे रखा है, तो हम लोग बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर ऑल्सो द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम। सोल का मतलब होता है इकलौते, वही है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वही है, बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है। ऐसी एक्सट्रीम चीज़ें जहाँ पर इंसान नहीं रह सकता, बैक्टीरिया रहते हैं। ऐसी चीज़ें जहाँ बहुत गर्म है या बहुत ठंडी है, बहुत नमक है, सब जगह बैक्टीरिया मिलेंगे, पर हम लोग एक बार को वहाँ सर्वाइव ना करें। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। 100 of the bacteria present in a handful of soil. Quite obvious, अभी मेरा हाथ है इसको माइक्रोस्कोप में, लेकिन there are a lot of bacteria in my hand even too. Now there also live in extreme habitat. ये तुमने कर ही रखा, अंडरलाइन करना है इसको, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस। ओशियन के डीप सबसे नीचे हमें लगेगा पानी साफ है, गंदा थोड़ी है, कुछ गंदगी नहीं आ रही, बैक्टीरियाज वहाँ भी है। Where very few life forms can survive. Many often they live on the other organism as a parasite. काफ़ी है as a parasite. Bacteria are grouped under the 4 category based on their shape. बेटा नीचे जो डायग्राम दे रखे एग्जाम में कंफर्म आते हैं, तो जो हमारे छोटे छोटे लाइक बॉल लाइक हैं उनको बोलते हैं कोकाई, सिंगल को बोलेंगे कोकस। लैक्टोबैसिलस सुना? बैसिलस दही में होता है, तो वो लैक्टोबैसिलस के बहुत सारे बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिली। तो ये है स्पाइर। यू विल सी द रॉड शेप बैक्टीरिया। आप अभी आज ही गूगल करना, व्हाट इज द कर्ड लुक्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, हाउ द कर्ड लुक्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे लग रहा है हम अपना फोन यहाँ लगा के पॉडकास्ट कर सकते हैं ना, दो ही तो बैठे हैं हम लोग, तो मान ही रहे। खैर वाले बात, क्लास कम लग रही है, मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया ही होता है, और इनका शेप को रॉड शेप ही बोलते हैं। ठीक है,
और ये थोड़े स्पाइरल, जैसे रिबन होता है ना, इस शेप के बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल है। इनके पास फ्लैजुलम होता है, तो बड़े तेजी से चल पाते हैं, तो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दीज आर द कॉमा शेप बैक्टीरिया, जिनको बोलते हैं विब्रियो, ठीक है। सो वी हैव बैक्टीरिया अंडर द 4 कैटेगरी। कोकस, जिसका प्लूरल है कोकाई, मैंने तुम्हें बता दिया, इसको हम सिंगल को कोकस कहते हैं। रॉड शेप बैसिलस होता है, इसको प्लूरल में बैसिली कहते हैं। कोमा शेप्ड विब्रियम, प्लूरल होता है विब्रियो, तो ये विब्रियो इज अ प्लूरल, विब्रियम सिंगल। स्पाइरल, स्पाइरलम, और प्लूरल है इसका स्पाइरला, ठीक है। पेपर में आता है ये बैक्टीरिया की शेप्स, तो तुम्हें भी दिखा दूंगी सोबिया वंस यू वांट टू सी ऑल दीज बैक्टीरिया शेप्स आर क्वाइट इम्पोर्टेंट, ठीक है। दीज आर द शेप्स। मेरी वीडियो को सीरियसली नहीं लोगे तुम, फिर वापस कहोगी मुझे चैप्टर समझाओ, मैं अभी बोल देती हूँ, पर पढ़ लेना प्लीज़ वंस यू विल वॉच दिस वीडियो। मेरी मेहनत बचा देना थोड़ी सी। नाउ लेट्स मूव टू दी थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। भैया यूनिसेलुलर है, कॉम्प्लेक्स कहाँ से होगा, एक ही सेल है। देर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर तो सिंपल है पर इनका बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तभी तो ये एक्सट्रीम जगह पर जाके ग्रो कर जाते हैं। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. मतलब क्या है? मतलब अब इनकी ग्रुप को कंपैरिजन करें तो इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि ये कहीं पे भी मिल जाते हैं, तो इनको ग्रुप्स बनाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि इनके अंदर अगर हम बात करें किसी स्नो पे रहने वाले बैक्टीरिया, वो बिल्कुल अलग होगा कंपैरिजन टू सी इनसाइड द सी बैक्टीरिया। अब अगर कोई बैक्टीरिया डेजर्ट में, हॉट डेजर्ट में, तो वो बिल्कुल ही अलग होगा, उसके अंदर बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स होंगे, तो बिहेवियर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, खुद अपना खाना बना लेते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे मे बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फोटोसिंथेटिक की न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रखे, इसको अंडरलाइन कर लेना। दे डिपेंड ऑन देयर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक फूड, तो ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं या डेड पे करते हैं, खाना खुद भी बना लेते हैं, केमिकल से भी बनाते हैं, तो दीज आर ऑल न्यूट्रिशन। समझ आ गया, कोई डाउट नहीं। आते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। ये तुमने एंशिएंट वर्ड सबसे सही लिखा हुआ है। सो दे आर द मोस्ट ओल्डेस्ट, कैन राइट डाउन इन द ब्रैकेट, एंड एंशिएंट बैक्टीरिया, ये भी लिख लेंगे। These bacteria are special since they live in some most harsh habitat, such as, बेटा very important, halophiles, वो बैक्टीरिया हैं जो salty areas में रहते हैं। Can you name some salty area? क्या आपने कभी मैंग्रोव्स वाले एरियाज देखे? सुना है मैंग्रोव्स? आपने कभी स्टिल्ट हाउस जहाँ बनते हैं वो जगह देखिए जहाँ स्टिल्ट हाउस बनते हैं, जहाँ पानी इकट्ठा रहता है बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे, है ना, उनमें बैम्बूज पे हाउस बने होते हैं। दीज काइंड ऑफ एरिया, मार्शी एरियाज भी हम लोग देखते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में आपके पास आ गया थर्मोआसिडोफाइल्स, जहाँ हॉट स्प्रिंग देखा। हैव यू एवर बीन टू मनाली? मनाली में एक गुरुद्वारा है जहाँ बहुत गर्म हॉट वाटर फ्लो है, और मणिपुर साहिब कुछ ऐसे बोलता है, वहाँ पे पोटली में चावल लेना है, एंड यू हैव टू ड्रॉप दैट पोटली एंड यू विल सी द चावल विल गोना बॉयल आफ्टर सम टाइम। तो दैट मस्ट बी हॉट स्प्रिंग, या सो ऑल दैट हॉट रिवर्स वेयर द वाटर इज क्वाइट हॉट। बद्रीनाथ में इतना हॉट वाटर है कि ठंड में लोग वहाँ जाके नहाते हैं कि वहाँ पानी बहुत गर्म है। हमने सुना है, यू वेंट देयर, बद्रीनाथ गए, हाउ लकी। सो थर्मोएसिडोफाइल्स उन बैक्टीरिया को बोलते हैं। मार्शी एरियाज में थोड़ा नमक तो होता है, तो इसको अलग से इन्होंने क्यों लिखा, ये दलदली वाले इलाके हैं जहाँ दलदल होता है, जहाँ पर ऐसा समझ लो कि पानी नहीं भरा हुआ पर मिट्टी बड़ी सॉफ्ट टाइप की होती है। हाँ, मार्शी एरियाज, वहाँ मेथेनोजेन्स होंगे। आर्कीबैक्टीरिया differ from other bacteria in having a different cell wall structure. This feature is responsible for their survival in extreme conditions. So why the question can be come in your exam? This paragraph is important. Question कहेगा कि आर्कीबैक्टीरिया इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में कैसे रहते हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल का डिज़ाइन बाकी बैक्टीरिया से बहुत अलग है, जो इनकी सेल वॉल को बिल्कुल रिजिड बनाता है। रिजिड समझते हैं?
बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब इतना कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ये आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। काओ, बफलो, जितने भी हमारे रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, रूमिनेंट एनिमल्स समझते हो, जो मिल्क देते हैं, मिल्चिंग एनिमल्स, और उसमें काओ आ गया, बफलो आ गया, ये आपका ऑक्स आ गया, बुल आ गया। इन एनिमल्स वो मिल्क नहीं देते हैं, पर उनको भी कह सकते हैं हम लोग, उनके गट में ये रहते हैं, उनके उनसे भी तो वो निकलता है काउडंग के, वो क्या अलग से कोई पूप करते हैं, उनका भी तो गोबर ही आता है ना। तो जिनकी भी वेस्ट प्रोडक्ट में काउडंग केक आ रहा है, तो वो जो काउडंग केक है उसकी कॉमन ही स्मेल होती है, चाहे सब किसी का भी आप देख लो, तो वो जो काउडंग केक में स्मेल होती है ना, वो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया की वजह से होती है। और इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से वो काउडंग केक के काउडंग से हम बायोगैस बनाते हैं, है ना, आपने को लिखा भी है। Methanogens are present in the gut of the several ruminant animals such as cow, buffalo, and they are responsible for the production of methane. उनसे methane गैस बनती है, and from the dung of these animals हम बायोगैस भी प्रिपेयर करते हैं। खत्म हो गया। अब आर्कीबैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ मिसिंग है। नेक्स्ट क्लास में हम आर्कीबैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स, अभी हम पढ़ रहे हैं, 5 मिनट है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द यूबैक्टीरिया, बट मैं आर्कीबैक्टीरिया में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स लिखवाने वाली हूँ। ब्रिंग योर रजिस्टर इन द नेक्स्ट क्लास, तो जो ज़रूरी है आई गोना ऐड सम पॉइंट, बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड लिखवा हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू यूबैक्टीरिया, पर मेरे साइड से भी आर्कीबैक्टीरिया खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ लिखे दिया। पंजाय सबसे बड़ा है, और इसमें ना हम प्लांटे और एनिमिलिया नहीं पढ़ेंगे, वाई, बिकॉज वो आगे वाले चैप्टर्स में हमें डिटेल्स में पढ़ना है। कुछ है भी नहीं है, पैराग्राफ में कुछ दे भी नहीं रखा, तुम खुद भी पढ़ोगे तो सब कुछ लिखा है, आगे पढ़ना आगे पढ़ना है। बस वायरस, वायरॉइड, वायरॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर ये बहुत ना लिमिटेड दे रखा है। क्या लिखा हुआ तुमने? यूबैक्टीरिया, व्हाट डू यू मीन बाय यूकैरियोट्स, EU यानी ट्रू, और कैरियोट्स यानी सेल्स, ऐसे यूबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। These are the terms. Why they are called the true bacteria? Because they are actual bacteria. जैसे नॉर्मली 90% बैक्टीरिया जैसे दिखते हैं, थोड़े अलग है आर्कीबैक्टीरिया, तभी तो एक्सट्रीम जगह रहते हैं, ठीक है, ये कॉमन है। ट्रू बैक्टीरिया दे आर कैरेक्टराइज द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इनकी सेल वॉल भी रिजिड है, बट इतनी हार्श नहीं होती अगर हम ऊपर वाले कंपेरिजन करें। इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजुलम होता है, तो ज़रूरी किस शेप के होंगे? स्पाइरल, है ना। एंड द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू द ब्लू ग्रीन algae अब क्लोरोफिल है, तो इनमें एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, वो उसको ब्लू ग्रीन alga भी कहते हैं, उसके पास क्लोरोफिल ए है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना खाना खुद बनाता है। सो नेक्स्ट टाइम साइनोबैक्टीरिया के बारे में समझ लो तो समझ जाना कि साइनोबैक्टीरिया दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर है, सारे ही बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं, पर ये कॉलोनीज बनाते रहते हैं। देखने में आपको लगेगा ये मल्टी है, सी दैट, इफ यू सी द बैक्टीरिया यू कैन से दैट ये तो मल्टी सेल्युलर है ना, एक साथ बहुत सारे सेल्स, नहीं, ये बहुत सारे बैक्टीरिया है पर एक साथ ग्रुप में रहते हैं। सो दे आर एक्चुअली कॉलोनी बेस्ड बैक्टीरिया, या फिलामेंटस भी कह सकते हैं। फ्रेश वाटर, मरीन वाटर जनरली मिलता है, और हमने पढ़ा है एल्गा वहीं बनती है, पानी के ऊपर देते हैं, ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, बड़ी ब्यूटीफुल सी लगती है, ग्रास जैसी एक लेयर। आपने देखो पहाड़ों पे भी आ जाती है लेयर, कभी कभी एल्गा वहाँ भी ग्रो हो जाती है, तो कुछ इस तरीके जहाँ भी मॉइस्चर नमी होते हैं ना हवा। दे ऑफन ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम मतलब ब्लूम का मतलब है बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो जहाँ भी एल्गा है ना समझ लो भैया वो वाटर थोड़ा। सम ऑफ दीज organism can fix atmospheric nitrogen into specialized cells called heterocysts। ये क्या मतलब हो? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, किसके अंदर? हाँ, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, अब भैया प्लांट्स खुद से ले नहीं सकते, तो प्लांट्स की रूट्स के अंदर ये एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन लेते हैं ये बैक्टीरिया, और उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में ये प्लांट को सर्वाइव कर पहुँचाता है। प्लांट को नाइट्रोजन क्यों चाहिए भैया? प्लांट को प्रोटीन बनाना तुम्हारे लिए,
क्यों? क्योंकि तुम दालें खाते हो भर भर के, दालों में प्रोटीन कहाँ से आएगा, गाजर में प्रोटीन कहाँ से आएगा? सो ऑल द प्रोटीन formed in the plants is because of nitrogen, and nitrogen comes from these bacteria into the plant. इसीलिए इन्हें बोलते हैं they are atmospheric fixture of nitrogen. समझ में आया? अब तुम भूलोगे तो नहीं atmospheric nitrogen fixation का मतलब क्या हुआ? Where they have to fix? In the plants. And why they can fix? Because they have a special cells called heterocysts. These are the blue color cells over there. The bacteria's blue color cells, heterocysts. And these cells can able to fix the atmospheric nitrogen into the plants. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize the various inorganic substances such as nitrates, nitrites, ammonia and use the release of ATP production. तो इन्होंने cyanobacteria के साथ साथ हमें chemosynthetic bacteria के बारे में बताया. Chemosynthetic bacteria क्या करते हैं? बहुत सारे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये सारी चीज़ें लेकर अपनी बॉडी में खुद एटीपी बनाते हैं और ये ग्रेट रोल भी प्ले करते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाली साइकिल में. तो ये केमिकल्स की वजह से अपना फूड प्रिपेयर कर पा रहे हैं. यानी बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. समझ आ रहा है? तो हमने पढ़ लिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. नाउ वी हैव हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया. तो यू बैक्टीरिया का ही टाइप है. दे आर मोस्ट अबंडेंट, बहुत ज़्यादा होते हैं. और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको अंडरलाइन भी करनी है, इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं. मतलब ये क्या करते हैं? ये कर्ड बनाएंगे मिल्क से, एंटीबायोटिक बनाने में, चीज़ बनाने में, चीज़ वगैरह इन्होंने दे नहीं रखा पर आप लिख सकते हो. चीज़ बनाने में जितने भी डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन सबको फर्मेंट करने में ये बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करते हैं. और ये नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं लेग्यूम में. लेग्यूम कौन है? लेग्यूम एक प्लांट है. और आपने यहाँ लिखा है, हो सकता है आपके टीचर ने लिखवाया हो, राइजोबियम इज द बैक्टीरिया जो फिक्स करता है. ठीक है? हाँ, बच्चे आने वाले होंगे मेरी क्लास के, पर हम यू बैक्टीरिया करके ख़त्म कर लेंगे. नाउ सम ऑफ द पैथोजन, ये कुछ पैथोजन भी होते हैं भैया. हार्मफुल तो होंगे ना बैक्टीरिया, तो हमारी क्रॉप्स को हार्म पहुँचाते हैं, हमें हार्म पहुँचाते हैं. कुछ डेडली बीमारियां भी कॉज करते हैं. ये कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर. सिट्रस कैंकर हमारे अंदर नहीं होता, प्लांट डिजीज है. ये सारे डिजीज बैक्टीरिया हमें कॉज करते हैं. बैक्टीरिया प्रोड्यूस बाय मेनली फिजन. फिजन मतलब बीच में टूट जाता है. साइड में डायग्राम भी दिखा रखा है कि हाउ बैक्टीरिया इज डिवाइडिंग. यू सी दैट द बैक्टीरिया डिवाइड इन फॉर्म्स ऑफ टू डिफरेंट बैक्टीरिया. ओके, एंड दे आर रिप्रोड्यूस बाय द सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग द प्रिमिटिव डीएनए एंड ट्रांसफर बाय वन टू अनदर. ये क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से आता है बैक्टीरिया में? इसके लिए आप आगे जाके ना कुछ साइकिल्स पढ़ोगे हायर क्लासेस में. अभी सिर्फ इतना पढ़ो कि ये क्या करते हैं, दूसरे का डीएनए ले लेते हैं और अपनी बॉडी में 2 अलग-अलग न्यूक्लियस बना लेते हैं इस तरीके से. वो फिजन नहीं है, इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट, बट अभी नहीं आएगा आपके मेथड से. ये माइकोप्लाज्मा जो लास्ट पैराग्राफ लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट. इनको पीपीएलओ भी कहते हैं. इसके बारे में मैं लिखवाऊंगी, तो मैं स्टार डाल रही हूँ. माइकोप्लाज्मा के बारे में मैं लिखवाऊंगी और आर्की बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा मुझे लिखवाना है. तुमने पीपीएलओ लिखा है क्या कहीं यहाँ पे? नहीं, तुमने तो कुछ और लिखा हो. पिलिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांस. ये सब इतना खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा ये. चलो, माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ये भैया बहुत अच्छे ऑर्गेनिज्म है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेते हैं, पर खतरनाक बहुत है हमारे लिए. बहुत अच्छे खासे हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं. पीपीएलओ के बारे में सुने तुम लोगों ने? नहीं? चलो फिर पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में. और प्रोटेस्टा से हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है? समझ में आना. चैप्टर हमारा कम से कम हमने मोनेरा ख़त्म कर लिया. प्रोटेस्टा नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा, जब भी मैं एक एक्स्ट्रा क्लास तुम्हारी प्लान करती हूँ. कमिंग 2 से 3 में हमने चैप्टर घर पे बैक्टीरिया पढ़ना और क्वेश्चन भी करना. यहाँ भी एंड कर रहे हैं भैया. पूरी क्लास हमारी 29 मिनट्स 15 सेकेंड्स.